कवर किया था पैरामेट्रिक की एजम्पशंस क्या है, ठीक है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन जी। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट की डिसएडवांटेज क्या है, उसके एडवांटेज क्या है। ठीक है, आज हम आपके सिलेबस में जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिकल मेजर। बट उससे पहले हम एक टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है। जब भी जैसे मैंने आपको एनपीसी पे बताया था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे बताया था कि हम देखते हैं ना कि जो सैंपल का मीन है वो हम ये एजम्पशन लेके चलते हैं कि सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने जी। सैंपल लिया, 500 स्टूडेंट्स हमने लिए हैं, वो हमारा सैंपल है और हम इसका जब मीन निकाल रहे हैं, मीन क्या होता है, एवरेज। ठीक है, जब हम उसका एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि उसका एवरेज पॉपुलेशन के एवरेज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बट नो सैंपल मीन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम ये अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं आता है पॉपुलेशन मीन का। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के पॉपुलेशन जब वो मीन हम कैलकुलेट करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट आते हैं पॉपुलेशन मीन के, एक को एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। तो ये कुछ एरर होती है। ठीक है, इसको हम सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, सैम्पलिंग एरर क्या है कि जब हमारे सैंपल का जो एवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो एग्जैक्ट हमारे पॉपुलेशन के मीन के सिमिलर नहीं, सेम नहीं आता है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट इक्वल नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि कुछ एरर रह जाती है जब हम सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको सैम्पलिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, एंड दीज सैंपल मीन्स फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द सैंपल इज लार्ज। इसलिए ही हमेशा बोला जाता है कि हमें लार्ज सैंपल साइज हमने लेना होता है ताकि वो एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर हम कम सैंपल लेते हैं पॉपुलेशन से तो मीन वो इक्वल नहीं होता है पॉपुलेशन मीन के। उसको हम बोलते हैं, जो एरर होती है सैंपलिंग एरर, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। And the standard error of mean tells us how much the sample mean differ from the real population mean। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो हमारे सैंपल का जो एवरेज आया, जो सैंपल मीन आया है, वो हमारे रियल पॉपुलेशन मीन से कितना डिफर करता है। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आता है हाउ क्लोज इज आवर सैंपल मीन लाइकली टू बी द ट्रू पॉपुलेशन मीन, कि कितना इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा जो सैंपल का जो मीन है वो ट्रू पॉपुलेशन मीन के कितना क्लोज होना चाहिए। ठीक है, वी कैन नॉट बी 100% श्योर, बट वी कैन गिव अ रेंज वेयर द पॉपुलेशन मीन इज लाइकली टू फॉल। एक रेंज दी जाती है जिसमें हम कहते हैं कि इस रेंज के अंदर हमारा जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इतना इक्वल आना चाहिए, और उसी रेंज को बोला जाता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, एक्यूरेट नहीं हम बता सकते हैं कि इतना ही एक्यूरेट होना चाहिए। अब हम पूरी पॉपुलेशन का मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हम 500 हमने स्कूल स्टूडेंट्स को हम ले रहे हैं कि एक शहर में जितने स्कूल्स हैं और उसमें जितने टोटल स्टूडेंट है वो पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अगर हम एक शहर पर काम कर रहे हैं तो कितने ही बच्चे होंगे, कितने ही स्कूल्स होंगे, तो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं हम पता कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर ना होकर हमने एक रेंज डिसाइड कर ली है और उसी रेंज को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अब हम दो लेवल पर कॉन्फिडेंस इंटरवल को मेजर करते हैं, एक होता है 95% और एक होता है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, अब जो दोनों लेवल है ये हमें बताते हैं कि हमें कितने एस्टिमेट पर अपने हमारा जो सैंपल का मीन आ रहा है उसका रेंज हमारा कितना जाएगा। अब 95% का मतलब क्या होता है कि टोटल 100% हम नहीं बोल सकते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 5% जब हम सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हैं 5% एरर के चांसेस हो सकते हैं सैंपल को कलेक्ट करते हुए। ठीक है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या कहता है कि 99% तो वो रेंज हमने दी है, कितना मैच करना चाहिए। हो सकता है जब हमने सैंपल को कलेक्ट किया तो 1% एरर के चांस हो सकते हैं। ठीक है, तो दो लेवल पर हम
अब एक रेंज डिसाइड करता है, 95% लेवल पर कॉन्फिडेंस इंटरवल पर चेक करता है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पर चेक करता है। ये एक समझ आया। अगर हम देखते हैं कि फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा एनपीसी कर्व है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चेक करें तो 95% ऑफ वैल्यू लाइज विद इन प्लस माइनस 1.96। एसईएम क्या था हमारा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दो लेवल पर हमने चेक किया 95%। ये जो 95% पर और 99% पर जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की जो वैल्यू है ये फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो 95% पर कितना स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन लाई करता है? 1.96। और 90 उसी तरीके से 99% पर करता है 2.58। ठीक है, अब देखो नीचे जो मैंने अभी आपको बताया ना कि 95% में 5% चांस होते हैं एरर के। दिस मीन्स देयर इज अ 95% चांस दैट पॉपुलेशन मीन्स लाइज विद इन मीन प्लस माइनस 1.96 into standard error of mean. Only 5% chance it lies outside this range. कि हमने जो रेंज डिसाइड की है उसमें 95% तो चांस है कि हमारे सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के आसपास है, बट सिर्फ 5% चांस हम लेकर चल रहे हैं कि 5% चांस हो सकते हैं कि उस रेंज से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, 5% चांस हो सकते हैं एरर के कि जिसमें हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के रेंज में नहीं आता है। इसी तरीके से 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल में भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से चेक करें 99% ऑफ वैल्यूज लाइज विद इन 2.58 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। There is a 99% chance that population means lies within standard error of mean 2.58. Only 1% चांस इट लाइज आउटसाइड। कि 99% चांस तो है कि हमारा जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा, बट सिर्फ 1% चांस ऑफ एरर हो सकता है जिसमें हमारा सैंपल का जो मीन है वो उस रेंज के बाहर जाता है। ठीक है, तो दो लेवल पर हम चेक करते हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल और 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है कि हम एक रेंज डिसाइड कर देते हैं जो जिस रेंज में हम कहते हैं कि हमारे सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन के क्लोज होगा, उसी रेंज को कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा जाता है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आता है पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल मेजर्स फॉर कैलकुलेटिंग डिफरेंस बिटवीन मीन्स। कि जब हम मीन्स में डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल टेस्ट को कैसे अप्लाई कर रहे हैं? We use sample statistics to make guesses or estimates about the population parameters. When we take a sample from a population, we calculate value like the mean, median और standard deviation. मीन क्या होता है? एवरेज जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मीडियन होता है हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि हमारा सैंपल मीन से कितना डाइवेट कर रहा है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड दीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जब भी हम पॉपुलेशन से सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो हम उसका मीन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। If we calculate the same values from the entire population, they are called parameters. ठीक है, अब ये तो देखो जो हमने मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन से कलेक्ट किया है तो वो सैंपल का हम कलेक्ट कर रहे हैं जिसको स्टेटिस्टिक्स कहा जाता है। बट अगर यही सब वैल्यूज हम मीन भी, मीडियन भी और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूरी पॉपुलेशन का कैलकुलेट करते हैं तो उसको पैरामीटर्स कहा जाएगा। सैंपल का कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आएगा, और अगर एंटायर पॉपुलेशन का हम मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसको पैरामीटर्स कहे जाएंगे। ठीक है, आइडियली द सैंपल स्टैटिस्टिक्स शुड बी क्लोज टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। आइडियली होता है कि जो भी हमने मीन निकाला, जो मीडियन निकाला सैंपल का, या जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला, वो पॉपुलेशन पैरामीटर्स के क्लोज होना चाहिए। पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या है? कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है, जैसे मैंने कहा हमारा स्कूल स्टूडेंट्स पर हमने लिया है तो स्कूल स्टूडेंट्स क्या हो गए? हमारा पॉपुलेशन हो गया। अब हम जो पॉपुलेशन की मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो सैंपल के
मीन मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्लोज होना चाहिए, ये आइडियली बोला जाता है। How well a sample statistics represent the true population values or its significance or accuracy. ठीक है, अब आता है कंप्यूटेशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मीन इन केस ऑफ लार्ज सैंपल्स। अगर हमारे पास सैंपल लार्ज होता है, हम लार्ज सैंपल सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन, तब हम उसके सिग्निफिकेंस ऑफ मीन को कैसे कंप्यूट करते हैं? You have learned that frequency distribution of large sample means drawn from the same population tends to form a normal distribution around the population means as their central tendency. Central tendency क्या होती है? मीन मीडियन मॉड, जो तीनों हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। मीन मीडियन मॉड, और इसमें हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, एवरेज डेविएशन होता है, वो सब हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है। By the same logic, it is reasonable to expect that the frequency distribution of difference between the means computed from same samples drawn from two different population will also approximately a normal distribution. ठीक है, अभी कह रहा है कि जब हम लार्ज सैंपल के जो लार्ज सैंपल मीन्स है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम कैलकुलेट करते हैं, और वो लार्ज सैंपल कहाँ से आपने कलेक्ट किया है? सेम पॉपुलेशन से। ठीक है, तो किस पर हम उसको, उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है किसके कहाँ मेजर करते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो हमने एनपीसी कर्व जो हमने स्टडी किया था, एनपीसी कर्व के अंदर हम उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं। और जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि हमारा जो डाटा है जो हमने सैंपल पॉपुलेशन से कलेक्ट किया है, वो एनपीसी कर्व में जो उसका डेविएशन हो रहा है, ठीक है, सिमेट्रिकल डेविएशन होता है डाटा का इन द एनपीसी कर्व, and this distribution will have a mean of 0 and standard deviation known as the standard error of difference between means. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे डाटा का, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मीन 0 होता है एनपीसी के ऊपर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के ऊपर मीन 0 होता है, और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स कहा जाता है। कि जब हम सेम पॉपुलेशन से हमने जब दो डिफरेंट पॉपुलेशन से जब हम डाटा सैंपल साइज कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके सैंपल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो मीन 0 होता है और उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर तो हम किसका कैलकुलेट करते हैं? देखो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक एक सैंपल था, पॉपुलेशन से हमने एक सैंपल कलेक्ट किया था, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। बट जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन से हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं और उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, एनपीसी कर्व पर देखते हैं, तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन मीन्स कहा जाता है। अब डिफरेंट बिटवीन मीन्स हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अलग अलग पॉपुलेशन के सैंपल्स के मीन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर हम दो सैंपल के मीन्स के डिफरेंस हम चेक कर रहे हैं। एग्जाम्पल, in psychological test, a sample university students of Rohtak city is found to possess the mean score of 95 एंड एसडी ऑफ 25। ठीक है, हमने एक सैंपल लिया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हमने कलेक्ट किए रोहतक सिटी के, जिसका मीन स्कोर 95 है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 25। टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मीन्स, in other word, how far can this mean be trusted to estimate the mean of entire population? कि अब हमारे पास किसका मीन है? हमारे पास तो सैंपल का मीन है। अब हमें किसका मीन हमने चेक करना है, हमने देखना है कि हमारा जो सैंपल का मीन है वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन के मीन का कितना उसमें डिफरेंस शो कर रहा है, कितना डिफर करता है। We have seen that means of large sample randomly draw from the same population produce a normal distribution. In the present case, a sample, अब sample कितने का है? 500 students का sample है, जो कि एक large sample होता है। Therefore, the standard error of the mean may be computed by the formula। अब हम standard error of the mean calculate करेंगे, और वो हम calculate करते हैं standard error of mean equals to एस डी अपॉन रूट एन। रूट एन होता है जो हमारा सैंपल साइज है।
ठीक है। अब एस डी हमारा कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 25, इन 25 डिवाइडेड बाय रूट एन, और रूट एन की वैल्यू है एन है हमारा 500, तो रूट 500 की वैल्यू है 22.36। अब जब हम ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.11, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 1.1180 रखते हैं, 118 तक हम इसको रखते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द गिवन मीन एट, अब हम ठीक है, हम हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हमारे पास आ गई है। अब हमें चेक करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर। अब हमने दो लेवल हम चेक करते हैं, 95% पर और 99% पर। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या है कि हमारे हमारे डाटा में 95% लेवल पर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पर हम चेक कर रहे हैं कि 5% चांस हो सकते हैं एरर के, एंड 1% में हम कहते हैं कि हमारे पास 99% हमारा जो सैंपल का मीन है वो एंटायर पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है, बट 1% चांस हो सकता है कि वो उस रेंज से बाहर जा रहा है, वो इक्वल उस रेंज में नहीं आता है। May be given through the following confidence limits. At 5% level of confidence, mean plus minus 1.96। जब हम 95% पर चेक करते हैं तो 1.96 रहता है। अब मीन कितना है हमारा, यहाँ पर मीन स्कोर कितना है 95। ठीक है, 95 प्लस माइनस 1.96 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कितना है 1.11, तो इसको इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1.12 रखा है। ठीक है, 95 प्लस माइनस 2.2 इज इक्वल टू 92.8 टू 97.2 की जो हमारी ये निकल के आया रेंज, इतने रेंज तक हमारा जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन के मीन के इतना रेंज क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये क्लियर हुआ, ये एग्जाम्पल से। यहाँ पर अगर हम 99% पर निकालेंगे तो 99% पर हमारा हो जाएगा मीन प्लस माइनस 2.58। ठीक है, 2.58 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन 1.12। ठीक है, वो कैलकुलेशन वो आ जाएगी हमारी 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो दोनों लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर हम अपना स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जी ऐसे मैम। देखो ये निकाला 95%। It means that there are only 5 chances out of 100 that the population mean or true mean will lie beyond the limit 92.8, 97, कि सिर्फ हम 100 में से हमारे पास 5 चांसेस ही ऐसे हो सकते हैं जिसमें हमारा जो पॉपुलेशन मीन है या जो सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इस लिमिट से बाहर जा सकता है। अदरवाइज हमारे पास 95% चांसेस हमारे हैं कि हमारा जो सैंपल मीन है वो ट्रू पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगा। इसी तरीके से 1% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर चेक करते हैं, मीन प्लस माइनस 2.58। तो मीन की वैल्यू हमारे पास 95 है जो क्वेश्चन में दी गई है, प्लस माइनस 2.58 इंटू 1.12। 1.12 क्या है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो रेंज कितना निकल के आया, हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आया 92.11 टू 97.89 की। इतने सिर्फ 99% चांसेस हो सकते हैं, 99% चांसेस है कि जो हमारा सैंपल मीन है वो पॉपुलेशन मीन के इतना इस रेंज में आएगा। सिर्फ 1 ही % चांस हो सकते हैं एरर के। ठीक है, कि जो हमारा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के इस लिमिट इस लेवल से बाहर जा सकता है। ये समझ में आया कि कब आज जी कब मैम। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब आता है जी सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू डिपेंडेंट सैंपल। जब हमारे पास दो डिपेंडेंट सैंपल्स के हम मीन्स को कैलकुलेट करते हैं, means are said to be dependent or correlated when obtained from the score of the same test administered to the same sample upon two occasion। अब अलग अलग मीन कैसे, डिफरेंट मीन कैसे हो सकता है, एक ही टेस्ट को जब हम सेम टेस्ट को एडमिनिस्टर्ड करते हैं सेम सैंपल पर, बट टाइमिंग अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे एक बार हमने कोई इंटेलिजेंस टेस्ट या कोई भी टेस्ट हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किया,
सेम सैंपल पर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके 10 दिन बाद सेम टेस्ट सेम सैंपल पर अप्लाई कर रहे हैं, बट टाइमिंग अलग अलग है, ओकेजन अलग अलग है। 10 दिन बाद फिर हम वही सैंपल पर सेम टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो मीन कैलकुलेट होगा, उसको हम कैसे डिफरेंस, कैसे उसका सिग्निफिकेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। और व्हेन द सेम टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड to the equivalent sample in which the member of group have been matched person for person by one or more attributes. टी इक्वल्स टू, अब कैसे हम उसका सिग्निफिकेंसी कैलकुलेट करेंगे। टी इक्वल्स टू M1। M1 क्या है, एक जब हमारा एक सैंपल का जो मीन है, मीन 1, और M2 क्या है, दूसरे सैंपल का। क्योंकि हमने क्या किया, टेस्ट को, हमारे पास अब दो डाटा है। एक डाटा क्या है कि जो हमने पहले दो बार हमने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया सेम पॉपुलेशन पर। तो एक बार का जो फर्स्ट टाइम का एडमिनिस्ट्रेट किया हुआ टेस्ट है उसका मीन 1, मीन 2, सेकेंड टाइम जब हमने टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया, डिवाइड SD मीन 2 1 प्लस -2R 1 2, ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। SD M1 इंटू SD M2 इन विच, अब इसमें हम क्या देखते हैं, M1 और M2 क्या है, मीन ऑफ द स्कोर ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेस्टिंग। एक बार हमने क्या किया, जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, हमने चेक करना है कि एक एग्जांपल कि कैफीन, ठीक है, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम कैफीन का कंज्यूम करने से कंसंट्रेशन पावर कितनी होती है, ठीक है, हमने टेस्ट करना है। अब हमने एक बार क्या किया, कुछ सैंपल कलेक्ट किया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने 10 लोगों को इकट्ठा किया, तो हमने एक बार उनको विदाउट कैफीन हमने उनका कंसंट्रेशन चेक किया, ठीक है। तो हमारा एक बार का डाटा आ गया, जो इनिशियल टेस्टिंग हमारी हुई। अब हमने उनको एक हफ्ते तक कैफीन कंज्यूम कराया, ठीक है। कैफीन कंज्यूम कराने के बाद फिर हमने उनका एक हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट किया, सेम पॉपुलेशन है, सेम टेस्ट को हमने एडमिनिस्ट्रेट किया, वो हमारी आती है फाइनल टेस्टिंग, ठीक है। अब दोनों का हम मीन निकाल रहे हैं, इनिशियल टेस्टिंग और फाइनल टेस्टिंग, ठीक है। तो M1 और M2 क्या है, मीन ऑफ द स्कोर ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेस्टिंग। SD M1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ द इनिशियल टेस्ट मीन, SD M2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ द फाइनल टेस्ट मीन, और R12 होता है दोनों का, जब हम कोरिलेशन, दोनों के स्कोर का कोरिलेशन निकालते हैं। कोरिलेशन क्या होता है, जब हम दोनों स्कोर की रिलेशनशिप चेक करते हैं आपस में, ठीक है, तो वो होता है कोरिलेशन। अब देखो, एक बार हमने हमने चेक किया कि भाई विदाउट कैफीन हमने कंसंट्रेशन चेक किया, जो हमारे पास डाटा आया उसका हमने मीन निकाला, मीन 1 हो गया। अब उसका ही हमने स्टैंडर्ड एरर देखा कि इनिशियल टेस्ट का स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या आता है। अब हमने फाइनल एक हफ्ते बाद दोबारा उनको एक हफ्ते तक हमने कैफीन कंज्यूम कराया, उसके बाद हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा उनका टेस्ट किया। अब जो उसका मीन निकल के आता है, जो स्कोर आते हैं, वो होता है हमारा M2 की फाइनल टेस्ट का मीन, और SD M2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ द फाइनल टेस्ट मीन। R12 दिखाता है कि दोनों स्कोर का कोरिलेशन कितना है, वो आपस में कितना कोरिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम डिफरेंट चेक करते हैं डिपेंडेंट सैंपल्स के जो मीन्स आते हैं, मीन्स डिपेंडेंट सैंपल क्या है कि सैंपल एक है, टेस्ट भी हम एक ही एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो उनके मीन्स का डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। T=M1 प्लस M2 डिवाइड बाय SD M21 प्लस -2R। R क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन। R क्या है, कोरिलेशन हम चेक कर रहे हैं दोनों टेस्ट का, इनिशियल टेस्ट और फाइनल टेस्ट। देन SD M1 एंड फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इसका दोनों मीन्स के डिफरेंस का सिग्निफिकेंस हमारे पास आ जाता है।
अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ 3 और मोर सैंपल। अगर हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा सैंपल्स हो, यहाँ पर क्या था, 2 सैंपल थे, अगर 3 या 3 से ज्यादा सैंपल हो तो हम उसका सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करें उसके मीन्स का। ठीक है, when we compare two sample means we generally use statistics such as the t value or the critical ratio to determine whether the difference between those two means is significant। जब हमारे पास 2 सैंपल हो या 2 से ज्यादा सैंपल्स के मीन्स को हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं टी वैल्यू से या क्रिटिकल रेशियो से हम कैलकुलेट करते हैं। When we have more than two random samples, using multiple t-tests become efficient and increase the chance of making type 1 error। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, टी टेस्ट कितने, हम कैसे टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, तो जब भी जी। हमारे पास मोर देन 2 सैंपल्स होते हैं, ठीक है, तो तब हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं। नहीं, टी टेस्ट तब इनसिफिशियंट होता है, टी टेस्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2 सैंपल, जब हम 2 सैंपल के मीन्स को कंपेयर करते हैं तब हम टी वैल्यू और क्रिटिकल रेशियो का यूज करते हैं। टू अवॉइड दिस वी यूज द एफ टेस्ट थ्रू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखो ऐसे होता है, जैसे हम 2 ग्रुप को कंपेयर कर रहे हैं, 2 ग्रुप के कंपेयर करने के लिए टी टेस्ट को हम यूज कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप होते हैं तो हम वहां पर अनोवा का यूज करते हैं। अनोवा भी एक स्टेटिस्टिकल टेस्ट है। ठीक है, अनोवा के दोनों पैरामेट्रिक भी होते हैं इसका, और इसके ऑल्टरनेटिव होते हैं जिसको नॉन पैरामेट्रिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम एफ टेस्ट के थ्रू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा के थ्रू हम 2 से ज्यादा सैंपल साइज के मीन्स को कंपेयर करते हैं। ANOVA helps determine whether there are any statistical significant difference among 3 or more group means। जब हमारे पास दो, अब देखो जैसे हमने जो कैफीन का एग्जांपल लिया था वो हमने सेम सैंपल पर किया। ठीक है, अब अगर हम इसी एग्जांपल को ग्रुप्स में एक कोई एग्जांपल लें जिसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया, कि हमने 2 ग्रुप बनाए ए और बी। ठीक है, कि एक ग्रुप को हमने सिंपल उसकी डाइट फॉलो कराई, ठीक है, नॉर्मल डाइट हमने उसको फॉलो फॉलो कराई, और एक देखो ऐसा हम एग्जांपल लेते हैं कि हम चेक कर रहे हैं, कैफीन का एग्जांपल लेते हैं कि हम चेक कर रहे हैं कि कैफीन के अजम्पशन, कैफीन के कंजम्पशन से कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमने 2 ग्रुप लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को हमने नॉर्मल डाइट दी, कैफीन नहीं दिया है, ग्रुप बी को हमने कैफीन दिया है। ठीक है, 2 ग्रुप हो गए। अब दोनों ग्रुप के मीन्स का अगर हमें डिफरेंस चेक करना है तो हम टी टेस्ट का अप्लाई करेंगे। बट अगर हमारे पास 2 ग्रुप से ज्यादा ग्रुप है, 3 या 4 ग्रुप है, तो हम वहां पर टी टेस्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, वहां पर हम अनोवा को अप्लाई करेंगे। अनोवा होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है, अब अनोवा क्या है, अनोवा की कुछ अजम्पशन है। ठीक है, अनोवा मैंने बताया कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट ही है जो हमें हेल्प करता है 2 से ज्यादा ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करने के लिए, उनका सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए। अब उसकी कुछ अजम्पशंस होती हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मेलिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मेलिटी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि जो भी हमारा डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट मीन्स कि उस को एनपीसी कर्व जो हमने देखा था, एनपीसी कर्व पर इक्वली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, कि सिमेट्रिकल डाटा हो उसका। ठीक है, ANOVA assume that the population from which the sample are drew are normally distributed. However, this assumption is not very strict. Eden and Yates demonstrated that ANOVA remain robust even when population deviate considerably from normality। अब ANOVA को माना जाता है कि ये क्या है, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। तो जितनी भी पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स टेस्ट की हमने अजम्पशंस पढ़ी थी, वो सारी अजम्पशन अगर हमारी फुलफिल होती है तो हम अनोवा को
अप्लाई करेंगे। अदरवाइज वो अगर वो हमारी एजम्पशंस फुलफिल नहीं होता, हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हमारा डाटा होमोजेनियस नहीं है, तो हम अनोवा का नहीं यूज करते। इसके अल्टरनेटिव होते हैं, अनोवा के अल्टरनेटिव टेस्ट भी हैं जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। दूसरा आता है इसकी एजम्पशन रैंडम सैम्पलिंग की, हमने जो सैम्पलिंग करनी है वो रैंडमली करनी है। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की जितनी भी पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल टेस्ट की जो एजम्पशंस है, अगर वो फुलफिल हो रही है तब हम अनोवा को अप्लाई करेंगे। पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल मेजर रिलेटेड टू पियर्सन आर। पियर्सन आर क्या होता है? ये एक कोरिलेशनल टेस्ट है। कोरिलेशन मैंने अभी बताया कि जब हम दो दो टेस्ट के मीन्स को चेक करते हैं कि वो आपस में कितना कोरिलेट कर रहे हैं, उनमें कितना रिलेशनशिप है। ठीक है। तो ये भी दो कोरिलेशन में भी हम दो तरह के टेस्ट पढ़ते हैं, पियर्सन आर और स्पेयरमैन। जो पियर्सन आर है वो पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल मेजर्स है, और जो स्पेयरमैन है इसका जो अल्टरनेटिव है वो नॉन पैरामेट्रिक है। ठीक है। अगर हमारा हमने कोरिलेशन चेक करनी है, चेक करना है कि दो हमारे पास दो सैंपल हैं, दो ग्रुप हैं, और उसके मीन्स के बीच में हमें रिलेशनशिप चेक करनी है। ठीक है। और अगर हमारा डाटा नॉर्मल एनपीसी कर्व के सारी एजम्पशंस लाई करता है, ठीक है, पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिकल टेस्ट की सारी अजम्पशंस को फुलफिल करता है, तब हम पियर्सन आर लगाते हैं। अगर वो हम पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स की अजम्पशंस फुलफिल नहीं करता है, तब हम स्पेयरमैन टेस्ट को अप्लाई करते हैं कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। The mathematical deviation of the standard error of Pearson R is complex because the sampling distribution of R is not normally distributed in many practical situations. When is the sampling distribution of R normal? कब होती है कि कब हम कहेंगे कि हमने correlation निकालना है और इसका sampling distribution normal होगा? It is approximately normal only when the population correlation is close to जीरो। कब हम मानेंगे? जब हमारी पॉपुलेशन का जो कोरिलेशन है वो जीरो के क्लोज आएगा, एंड द सैंपल साइज इज लार्ज ग्रेटर देन 30। जब हमारा सैंपल साइज 30 से बड़ा होता है, ये हमने एक थ्योरम भी पढ़ी थी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, जो कहता है कि अगर हमारा सैंपल साइज 60 से अबव होता है, 30 से अबव होता है, तो हम उसको नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट स्क्विड इस ऐसे ये एनपीसी कर्व है, ये एनपीसी कर्व है। एनपीसी कर्व क्या है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जितना इधर डिवाइड होता है स्कोर, इतना ही इस साइड होता है, सिमेट्रिकल होता है। अब अगर हमारा डाटा सिर्फ इस साइड लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है, इतना कर रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्विड डाटा। तो इसको बोलते हैं स्क्विड डाटा। स्क्विड डाटा क्या होता है? जो हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्क्विड होता है, देन व्हेन आर इज हाई, कब होता है? अगर होता है तो हमारा कोरिलेशन हाई आएगा, एंड सैंपल साइज छोटा होता है। व्हेन आर इज वेरी लो, in such cases R does not follow a normal distribution, making direct significance testing inaccurate. ठीक है। तब हम कहते हैं कि अगर हमारा डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, या सैंपल साइज बहुत छोटा है, तो हम कोरिलेशन जो आर निकालेंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो इसलिए हमें वो एक्यूरेट नहीं मिल पाती है। ठीक है। तब हमें पियर्सन आर का और स्पेयरमैन का टेस्ट का यूज करना होता है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए, आर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। और पैरामेट्रिक के लिए हम पियर्सन आर का यूज करते हैं, और नॉन पैरामेट्रिक के लिए इसका अल्टरनेटिव स्पेयरमैन का यूज करते हैं। एक आता है फिशर्स जेट ट्रांसफॉर्मेशन। इतना क्लियर हुआ?
जी। अभी इतना समझ आया विजेंद्र? जी मैम। ओके। एक होता है फिशर्स जेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पियर्सन आर कोरिलेशन आर डज नॉट ऑलवेज बिहेव नाइसली। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है या जो हम कोरिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमेशा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। सैंपल अगर हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, स्क्वीड डाटा हमारे पास होता है, ठीक है। वो कब होता है? जब हमारा आर या तो ज्यादा हाई होता है, ज्यादा लो होता है। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि कब होगा आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर स्क्वीड, जब अगर आपके पास आर वैल्यू आपकी ज्यादा हाई होगी, सैंपल साइज छोटा होगा, या आर वैल्यू बहुत छोटी होगी। अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमने क्या करना है? फिशर ने सजेस्ट किया कन्वर्टिंग आर इनटू न्यू वैल्यू जेड। फिशर ने कहा कि अगर हमारा डाटा सैंपल हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्क्वीड डाटा हमारे पास आ रहा है, तो हम अपने आर वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे न्यू वैल्यू, जिसको जेड वैल्यू कहा जाता है। इसको फिशर जेड कहा गया, ठीक है। ये क्या है कि हम अपने स्क्वीड डाटा को कन्वर्ट कर रहे हैं नॉर्मल डाटा में, ठीक है। आर को कन्वर्ट कर रहे हैं जेड में। To overcome the non-normality of R, Fisher proposed converting R into a G coefficient, often called Fisher's GR. By use Fisher's G, the sampling distribution of GR is normal. अब इसको कन्वर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा जो डाटा है, जो हमारे पास आर वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसकी जो कमियां हैं उसको खत्म करने के लिए हम उस वैल्यू को, जो आर है हमारे पास, उस आर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं जी में, ठीक है, जी कोफिशिएंट में। The sampling distribution of GR is normal regardless of the value of R, regardless of the population correlation for any reasonable sample size. The standard error of G depends only on sample size. The standard error of G is 1/√n-3। n क्या है? जो सैंपल साइज होगा। दिस फॉर्मूला इज simple and stable, which is why Fisher G transformation is used for inferences and involving correlation. ठीक है। कभी अगर ऐसा होता है कि हमारा जो पियर्सन कोरिलेशन आर आता है, जो हम आर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो नॉर्मली नहीं आता है। नॉर्मली क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा डाटा स्क्वीड डाटा है। तो तब हम अपनी आर वैल्यू को उस नॉन नॉर्मेलिटी को, या जो डाटा हमारा नॉर्मल नहीं है, उसको ओवरकम करने के लिए हम जी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और जी में कन्वर्ट करने के बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ इसको हम कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ फिशर जी को कैलकुलेट करते हैं 1/√n-3। एन है हमारे पास जो हमारा सैंपल नंबर है, ठीक है। तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ जी। तब हम मानते हैं कि हमारा अब जो वैल्यू आई है वो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है। ये क्लियर? जी। कुछ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आते हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर इन्फेरेंसेस के लिए, जिसमें से एक आता है काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट एंड मान विटने यू टेस्ट। chi-square test. The chi-square test is used only for discrete data. That is the, हमने उस दिन भी जब हम स्केल्स पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि उसमें हम पैरामेट्रिक के लिए कौन से डाटा को यूज करते हैं, जो इंटरवल स्केल पर होता है और रेशियो स्केल पर होता है। नॉन पैरामेट्रिक के लिए हम वो डाटा अप्लाई करते हैं जो डिस्क्रीट लेवल पर होता है, ठीक है, जो नॉमिनल होता है और जो ऑर्डिनल स्केल होता है। अगर डाटा हमारा नॉमिनल पर होता है या डाटा हमारा ऑर्डिनल स्केल पर होता है, उसको तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे। डाटा दैट आर काउंटेड नॉट मेजर्ड, एग्जाम्पल नंबर ऑफ मेल वर्सेस फीमेल। मेल वर्सेस फीमेल कब होता है? जब नॉमिनल डाटा होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल इन कैटेगरीज फ्रीक्वेंसी इन अ टेबल, ये कब होता है? जब हमारे पास डिस्क्रीट डाटा, जब ऑर्डिनल डाटा होता है, कैटेगरीज में डाटा होता है, ठीक है। तो हम
काई स्क्वायर टेस्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी टेस्ट को, पैरामेट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में एक टेस्ट हमारे पास आता है काई स्क्वायर टेस्ट। पर्पस क्या है काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने का? इट इज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस विच मीन्स इट चेक्स वेदर टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। काई स्क्वायर टेस्ट को हम यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट, उनकी इंडिपेंडेंसी चेक करनी होती है। It tells us whether the relationship we see in the data is due to chance or not. ठीक है। अब उसका फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर ऑफ टेस्ट का फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ एफ ई ब्रैकेट एफ ओ माइनस एफ ई 2 डिवाइडेड बाय एफ ई। एफ ई होता है, अब इसमें ना दो तरह की हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, एक होती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी व्हाट यू एक्चुअली काउंटेड, एक होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी है कि आपके पास डाटा है, ठीक है, आपके पास दो इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल है, उन वेरिएबल का जो डाटा आता है, तो एक तो जो एक्चुअली आपके पास डाटा है, जो एक्चुअली आपने काउंट की है फ्रीक्वेंसी, वो होती है ऑब्जर्व। एक फ्रीक्वेंसी होती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोनों का रिलेशनशिप अगर आता है तो क्या क्या फ्रीक्वेंसी आएगी, क्या वैल्यू आएगी, वो होती है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन आता है काई स्क्वायर को कैलकुलेट करने का, तो वो हमें क्वेश्चन में दोनों फ्रीक्वेंसी देते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी देते हैं और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई होती है। तो हमने क्या निकालना है? काई स्क्वायर निकालना है। सम ऑफ, ये साइन होता है सम ऑफ का, ठीक है, सम ऑफ एफ ई होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट एफ ओ होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे अगर यूनिट्स में ये क्वेश्चन आते हैं आपके, तो हम इस वाले फॉर्मूले से इसको अप्लाई करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट आता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है द मीडियन टेस्ट। The median test is a non-parametric statistical test used to determine whether two independent samples differ in terms of their central tendency, specifically their median. अब मीडियन टेस्ट भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और इसको कब अप्लाई करते हैं, कब हम इसको यूज करते हैं? जब हमें दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स क्या है कि हमने पॉपुलेशन से अलग अलग पॉपुलेशन से अलग अलग सैंपल्स को कलेक्ट किया है, ठीक है, जो एक दूसरे में डिपेंड नहीं करते हैं, बिल्कुल अलग है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के मींस उनकी सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस चेक कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी मैंने बताया था कि मीन मीडियन मोड हमारी सेंट्रल टेंडेंसी में आता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी में भी स्पेसिफिकली हम किसके बेसिस पर उसको डिफर कर रहे हैं? मीडियन के बेसिस पर। ठीक है, इसीलिए इसको मीडियन टेस्ट बोला जाता है। एंड इट इज यूजफुल व्हेन, कब यूजफुल होता है? जब डाटा नोड ऑर्डिनल होता है, राइट, ऑर्डिनल होगा, भाई नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है तो ऑर्डिनल पर ही जाएगा, नॉमिनल और डिस्क्रीट डाटा पर ही हम इसको अप्लाई करेंगे। सेकंड, द अजम्पशंस फॉर पैरामेट्रिक टेस्ट लाइक नॉर्मेलिटी आर नॉट मेट। ठीक है, नॉर्मेलिटी की एजम्पशन अगर मैट होती है तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करेंगे, बट मीडियन टेस्ट तो नॉन पैरामेट्रिक है, तो इसको कब अप्लाई करेंगे? जब नॉर्मेलिटी की एजम्पशंस हमारी फुलफिल नहीं होती है। अब प्रोसीजर क्या है मीडियन टेस्ट को यूज करने का? कंबाइन ऑल स्कोर फ्रॉम बोथ सैंपल, हमारे पास जो दोनों सैंपल हैं उनके हम सारे स्कोर्स को कंबाइन करते हैं। कैलकुलेट द कंबाइन मीडियन, अब उनके स्कोर कंबाइन जो स्कोर का जो मीडियन आता है, हम मीडियन को कैलकुलेट करते हैं। एंड थर्ड आता है डायक्टोमाइज द डाटा। अब इसमें क्या होता है? काउंट हाउ मेनी स्कोर इन ईच सैंपल आर बिलो द कंबाइंड मीन। अब हमने जो स्कोर हमने कैलकुलेट किया था, अब हम देखते हैं कि जो कंबाइंड मीन हमने कैलकुलेट किया था, अब देख कि हर एक सैंपल का उस कंबाइंड मीन से कितना नीचे, कितना बिलो उससे स्कोर जा रहा है। ठीक है, एंड हाउ काउंट हाउ मेनी आर अबव द कंबाइंड मीन, कितना स्कोर कंबाइंड मीन से नीचे जा रहा है, बिलो जा रहा है, और कितना स्कोर कंबाइंड मीन से अबव जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने डाटा को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, डायक्टोमाइज करना होता है डाटा को, ये होता है आपका मीडियन टेस्ट।
एक और पैरामेट्रिक टेस्ट होता है मान विटने यू टेस्ट। मान विटने यू टेस्ट भी नॉन पैरामेट्रिक होता है, बट इट इज मोर यूजफुल देन द मीडियन टेस्ट, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल अल्टरनेटिव टू द पैरामेट्रिक टी टेस्ट। टी टेस्ट मैंने अभी जब हम पढ़ रहे थे, टी टेस्ट क्या था कि जब हम दो सैंपल के मीन्स को यूज करते हैं, जब हम दो ग्रुप के मीन्स को कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, वो तब हम टी टेस्ट का अप्लाई करते हैं, बट उसके लिए हमारे डाटा की पैरामेट्रिक अजम्पशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारे डाटा का पैरामेट्रिक टेस्ट की अजम्पशन फुलफिल नहीं होती है, डाटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, डाटा हमारा होमोजेनस नहीं है, और हमने चेक करना है उसका दो ग्रुप के मीन्स को कैलकुलेट करना है, तब हम मान विटने यू टेस्ट का यूज करेंगे। मान विटने यू टेस्ट अल्टरनेटिव टेस्ट है किसका? टी टेस्ट का। ठीक है, when the parametric assumption cannot be met and when the measurement are expressed in ordinal scale value, तब हम मान विटने यू टेस्ट यूज करते हैं। एक होता है आपका साइन टेस्ट। साइन टेस्ट भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, ठीक है, और ये बहुत सिंपल और मोस्ट वाइडली यूज टेस्ट होता है। अनलाइक पैरामेट्रिक टेस्ट, इट डज नॉट यूज द एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू। जितने भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू पर नहीं यूज होते हैं। वो कब यूज होते हैं? जब हमारे पास डाटा डिस्क्रीट में होता है, ऑर्डिनल स्केल पर हमारे पास डाटा होता है। इंस्टेड इट यूजेस ओनली प्लस एंड माइनस साइन। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज और डाटा न्यूमेरिकल वैल्यूज में नहीं होता, और ये साइन में यूज किया जाता है टेस्ट, प्लस एंड माइनस, टू डिटरमाइन वेदर there is a meaningful difference between two related conditions. The sign test is particularly useful when numerical or precise quantitative measurement is impossible or inconvenient. कब हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं? जब हम हमारे पास जो डाटा आता है, जो सैंपल आता है, जब हम उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है या हमारे लिए वो कन्वीनियंट ही नहीं है, तब हम साइन टेस्ट को यूज करते हैं। You can determine whether one member of each pair perform better or worse than the other. ठीक है, जब हम साइन से बताते हैं कि एक मेंबर ने ग्रुप के एक मेंबर ने अच्छा परफॉर्म किया, एक मेंबर ने वर्स्ट परफॉर्म किया, तो हम उसको साइन से बताते हैं, प्लस एंड माइनस से कैलकुलेट करते हैं। द रिसर्चर हैज पेयर्ड डाटा, द सेम सब्जेक्ट measure अंडर टू डिफरेंट कंडीशन और मैच्ड पेयर ऑफ सब्जेक्ट। The aim is to test whether the conditions differ significantly. ठीक है, कब हम इसको अप्लाई करते हैं? जब हमारे पास सेम सब्जेक्ट है, जैसे हमने अभी एग्जांपल से समझा था कि कैफीन हमने दिया गया है प्रीवियस इनिशियल टेस्टिंग में और फाइनल टेस्टिंग में, कि जब हम डिफरेंट कंडीशन में सेम ही सब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं, बट कंडीशंस डिफर होती है। ठीक है, तो उन कंडीशंस के डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम उस साइन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। एक होता है, ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, विल्कॉक्सन मैच पेयर साइन रैंक टेस्ट। The Wilcoxon match pair sign rank test, also called the Wilcoxon sign rank test, and it is also a non-parametric test used to compare two related samples, just like the sign test. However, it is more powerful than the sign test because it considered not only the direction of the difference but also the magnitude of the difference. Sign test में सिर्फ हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं देख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को हम नहीं मेजर कर पाते हैं। बट जो विल्कॉक्सन मैच पेयर साइन रैंक टेस्ट है, इसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं कि कितना दो ग्रुप में के सिग्निफिकेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है, किस डायरेक्शन में डिफरेंसेस आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, और उसके साथ साथ उसके हम डिफरेंस के मैग्नीट्यूड को भी मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपका विल्कॉक्सन मैच पेयर साइन रिंग। तो हमने पांच तरह के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़े हैं: काई स्क्वायर टेस्ट, मीडियन टेस्ट, साइन मान विटने यू टेस्ट, साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन मैच पेयर साइन रैंक टेस्ट। ठीक है, और ये पांचों टेस्ट कब अप्लाई होते हैं? जब हमारा डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, जब हमारे डाटा पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स की सारी एजम्पशंस फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को अप्लाई करते हैं। ये क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट?
जी मैम। ये समझ आया?